वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। सुदूर कोयलांचल ग्राम चिरमिरी। यहां पर रंजन एक सरकारी स्कूल में मास्टर है। पास ही के गांव में मकर संक्रांति में एक खास तरह का मेला लगता है। आज वो उसे ही देखने गया है। इस मेले में सभी पुरानी चीजें बेची खरीदी जाती हैं। वैसे खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी सारी दुकान ऐसी ही हैं, जिसमें पानी के दाम में दुकानदार अपनी चीजें बेचते हैं। अतः रंजन यहां पर जरूर आता है। एक पुरानी किताब की दुकान में कुछ ऐतिहासिक किताबों को देखते देखते उसकी नजर पास ही की एक दुकान पर पड़ी, जो फोटो फ्रेम की दुकान थी। और दुकान के कोने में पड़ी हुई तस्वीर जैसे जैसे उसका ध्यान खींच रही थी। किताबों को उनकी जगह रखकर उसके कदम उस फोटो फ्रेम की दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति सा उसे पास आता देखकर बोला, हाँ बाबू, क्या दूं? रंजन ने हाथों के इशारे से उस तस्वीर की तरफ दिखाया। दुकानदार ने तस्वीर उठाकर रंजन के हाथों में बढ़ा दी। ये वाटर कलर से बनी एक कैरिकेचर था, पर बड़ा ही अजीब। चित्र में एक गड्ढा था जिसमें कुछ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। एक महिला हाथों में कुदाल लेके जैसे जमीन को मिट्टी पाट रही हो। आसपास कुछ अजीब से काले दाग थे और आसमान में कुछ हवा की और धुएं की कुंडलियां घूम रही थी। बड़ा ही अजीब सा चित्र था, पर पता नहीं क्यों चित्र ने रंजन का ध्यान आकर्षित कर रखा था। कितने की है? साहब है तो 200 रुपए की, मगर चूंकि इसका कांच टूटा हुआ है, आप 100 रुपए दे दो। रंजन ने जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए। दुकानदार ने तुरंत ही उसे कागज में मोड़कर फोटो फ्रेम पकड़ा दी। लेकर रंजन निकल पड़ा और दुकानदार भी अपने सामान जमाने में व्यस्त हो गया। तभी दुकानों में लटकी हुई कुछ फोटो फ्रेम अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गए। कांच टूटने की आवाज सुनकर दुकानदार चौंक उठा। अरे अरे, क्या हो गया? मेरे सारे फोटो कैसे गिर रहे हैं? तेज हवा आंधी आ गई क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। दुकान के आसपास कोई न था, न ही तेज हवा या आंधी थी, मगर फिर भी वो फोटो फ्रेम धड़धड़ा कर गिर पड़े थे। रंजन फोटो लेकर अपने घर की तरफ निकल रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा एक साधु उसे आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। घर पहुंच के जैसे ही रंजन ने दरवाजा खोला, घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। ओहो, बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाएंगे, ये सोचकर टेबल पर तस्वीर रखकर वो हाथ मुंह धोने निकल गया। लौटकर आया तो देखा बच्चे आ चुके थे। उन्हें देखते ही बोला, अच्छा सुनो, कल जो स्वलेखन का काम दिया था वो तुम लोग करो। और ये, अरे ये सुनील नहीं आया। ओहो, सर पर परीक्षा है और ये लड़का रोज देरी से आ रहा है और आकर फिर अजीब अजीब बहाने बनाएगा। कहकर रंजन कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि अचानक बाहर चीखने की आवाज आई, और फिर दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट। रंजन दौड़कर दरवाजा खोला और चौंक गया। अरे सुनील, तुम? क्या हुआ सर? ऐसे डर कर क्यों आ रहे हो? तभी पीछे से एक छात्र बोला, सर आज भी ना वो होमवर्क करके नहीं आया होगा, तभी इसीलिए ऐसे ऐसे बहाने बना रहा है। डरने की एक्टिंग और आवाज। नहीं सर, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा। मैंने बहुत अजीब चीज देखी है। क्या देखा है? मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा आपके दरवाजे के सामने एक महिला खड़े होकर कुदाल से जमीन खोद रही है। मुझे देखते ही बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी और फिर कुदाल लेकर मेरी तरफ दौड़कर आई। सुनील की बात खत्म होते ही बाकी सारे छात्र हंस उठे। बस रंजन चुप था। उसने कहा, ये क्या आलतू फालतू बकवास कर रहे हो तुम? चलो पढ़ने बैठो। इसके बाद सुनील दूसरे छात्रों के पास आकर पढ़ने बैठ गया। फिर दोबारा उसने सिर नहीं उठाया। करीब घंटे 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद रंजन ने सभी छात्रों को छुट्टी दे दी। मगर सुनील के जाने के बाद भी
उसकी बातें रंजन के दिमाग में जैसे घूम रही थी। टॉर्च लेकर एक बार वो घर के बाहर निकल आया, मगर बाहर कहीं भी किसी भी तरह से जमीन खोदने के निशान नहीं थे। ये बच्चा भी, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। खाना खाकर लाइट बुझाकर सोने जा ही रहा था कि अचानक टेबल पर रखी उस तस्वीर की तरफ उसकी नजर गई। खैर, सवेरे देखूंगा सोचकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। रात के घने अंधेरे में वो तस्वीर मुड़े हुए कागज से कैसे बाहर निकल आई और अचानक ही उस तस्वीर से एक काला घना धुआं बाहर निकलकर आस पास उड़ने लगा और फिर अचानक धीरे से उस तस्वीर में समाकर गायब हो गया। और फिर कागज ने उस तस्वीर को अपने आप ढक लिया। सवेरे रंजन की नींद टूटी काम वाली की आवाज से। मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब। दरवाजा खोलकर रंजन जैसे ही खड़ा हुआ वो बोली, घर में क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो? हाँ, नहीं तो क्यों? बाहर मैंने देखा गड्ढा खोदा हुआ है, पास ही में मिट्टी का स्तूप बना हुआ है, तो सोचा जरूर आपने मिस्त्री लगाकर कुछ काम कराना शुरू किया है। सुनकर रंजन चौंक पड़ा और बाहर निकलकर देखा जो कुछ भी नौकरानी कह रही थी सच था। उसने कहा, अरे ये कैसे हुआ? हाँ, कल एक स्टूडेंट बोल रहा था पर मैंने निकल कर देखा था तो कुछ भी नहीं था। लगता है रास्ते के कुत्तों का काम है, वरना कोई इंसान तो चार दीवारी कूद कर अंदर नहीं आ सकता ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अरे मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना देती हूँ, 10 तो बज ही गए, आपको तो फिर स्कूल निकलना है। रंजन नहा धोकर खाना खाकर स्कूल के लिए निकलने लगा। जाते जाते अपने बैग में उसने उस कागज में मुड़ी हुई तस्वीर को भी रख लिया और नौकरानी से कहा, सुनो मैंने दी, मैं शाम को आके ये जगह ठीक कर दूंगा, है ना? तुम काम करके चले जाना। हाँ साहब। स्कूल पहुंचकर रंजन प्रसन्नजीत को खोजने लगे। प्रसन्नजीत इस स्कूल में उसी के साथ इतिहास के शिक्षक हैं। वैसे उससे काफी सीनियर है। अभी स्कूल में सरस्वती पूजा आने वाली है, इसलिए बहुत सारा काम है। वे कक्षा 7 में पढ़ाने गए हुए थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वे लौटे तो वो बोल उठा, दादा मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे क्या हुआ रंजन, मेरा इंतजार क्यों? आज तो आप बहुत बिजी लग रहे हैं। हाँ, बोलो मत। और खैर तुम बताओ क्या काम था? असली में कल मकर संक्रांति मेले में चला गया था पास के गांव में। वो पुराने सामान वाला। हाँ, और हाँ, एक तस्वीर पर मेरी नजर टिक गई, बहुत ज्यादा आकर्षण होने लगा। मैंने उसे खरीद लिया, पर तस्वीर में क्या बना है या क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हालांकि इतिहास का टीचर होने के नाते मेरे लिए शर्मिंदगी भरी बात है, मगर छोड़ो, दिखाओ तो है क्या तस्वीर में, शायद मैं कुछ समझ सकूं। अभी रंजन तस्वीर निकालकर बाहर रख ही रहा था, प्रसन्नजीत के फोन बज उठा। वो फोन रिसीव करने बाहर चले गए। लौटकर वो बोले, देखो भाई, मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। फोन आया घर से, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं ये तस्वीर बाद में देखूंगा, या एक काम करो ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। अभी मैं जरा प्रिंसिपल साहब को बता के घर की ओर निकलता हूँ। अच्छा, मेरी एक क्लास रह जाएगी, अगर खाली समय हो तो तुम ले लो, कहकर प्रसन्नजीत घर की तरफ चल पड़े। रंजन ने एक फोटो स्नैप की और प्रसन्नजीत को व्हाट्सएप कर दी। स्कूल खत्म कर घर लौटते लौटते रंजन पास ही की एक दुकान में चला गया। यहाँ पर फोटो फ्रेम का काम किया जाता था। वहां जाकर तस्वीर निकालकर बोला, दादा एक फोटो पर कांच लगाना था। हाँ, छोड़ जाइए ना, कितने दिन में ले जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करके दीजिए। हाँ, दे दीजिए, मैं अपने कारीगर से बोलकर करवा दूंगा। तस्वीर को हाथ में लेकर दुकानदार अच्छी तरह से देखने लगा। ये तो सीनरी लगती है, वाटर कलर से बनी। मैंने सोचा भगवान वगैरह की कोई तस्वीर होगी, पर खैर हो जाएगा। आप परसों आइए। और फोटो थोड़ी बड़ी है तो कांच भी थोड़ा बड़ा लगेगा, खर्चा आएगा। अच्छा, आप आसपास कहाँ रहते हैं? आपको काफी समय यहाँ पे आते जाते देखता हूँ। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, पास में जो स्कूल है ना वहाँ टीचर हो। ओह, अच्छा, तभी।
हाँ, अच्छा लगा साहब आपसे बात करके। अच्छा मैं आता हूँ, कहकर रंजन अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर की चारदीवारी के अंदर पहुंचकर रंजन खुदे हुए हिस्से को मिट्टी से पाटने लगा और मिट्टी से पाटते पाटते उसकी नजर उन गड्ढों पर पड़ी। अंदर कुछ काले काले पत्थर थे और एक पत्थर उठाकर उसने देखा, कोयला था। मगर इस तरह से गड्ढा खोदकर उसमें कोयला कौन डाल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। फोन प्रसन्नजीत का था। रंजन ने बोला, हेलो प्रसन्नजीत। हाँ रंजन, तुम्हारी भेजी फोटो को मैंने देखा, वाटर कलर से बनी हुई है। फोटो में एक महिला जमीन में कुछ हड्डियों को गाड़ रही है और फोटो काफी पुरानी लगती है, अंग्रेजों के जमाने की। अरे ये आपने कैसे जाना? तुमने शायद फोटो को गौर से देखा नहीं है। नीचे तरफ एक कोने में 1905 लिखा हुआ है। हाँ, उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था और उन्हीं में से किसी अंग्रेज ने शायद ये पेंटिंग बनाई है। ओहो, इतनी पुरानी तस्वीर अभी भी अच्छी हालत में? अरे उस जमाने में फोटोकॉपी का काम होता था, ये तस्वीर शायद वैसे ही कुछ है। खैर अभी तो और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मैं जब आऊंगा तब एक बार मुझे वो तस्वीर देखना, थोड़ा और गौर से देखूंगा मैं। रात को अपना काम खत्म करके सुरेंद्र दुकान बंद करने की फिराक में था। तभी उसकी नजर पीछे रखी तस्वीर पर पड़ी। उसे उठाते ही बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का दिया हुआ तस्वीर है, मालिक ने कहा था इसे फ्रेम करने। सवेरे ही फ्रेम करूंगा, रात तो बहुत हो गई। सर को भी फोन लगाया मगर वो तो फोन ही नहीं उठा रहे, लगता है सो गए हैं। शटर बंद करके चाबी मैं ही ले जाता हूँ, सवेरे ले आऊंगा। सोचकर दुकान की लाइट बंद करके वो शटर बंद ही कर रहा था कि अचानक दुकान के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आई। पहले उसने सोचा चूहे होंगे, मगर जब वो आवाज लगातार आती रही तो उसने दोबारा शटर खोला। अंदर आकर लाइट जलाते ही वो चौंक उठा। उसने देखा दुकान के बीचों बीच एक महिला खड़ी है, फटी हुई साड़ी में। वो दुकान की जमीन को फावड़े से खोदने की कोशिश कर रही। चौंक पड़ा था सुरेंद्र, आखिर ये महिला दुकान के अंदर कैसे आई और ये क्या कर रही है? कौन हो? क्या कर रहे हो? अचानक उस महिला ने सर उठाकर सुरेंद्र की तरफ देखा और अजीब सी हंसी से खिलखिला उठी। कोयला, बहुत बहुत कोयला इस जगह पे, खोदू, खोद के निकालू। उसकी इस अजीब सी बात से सुरेंद्र को लगा कोई पागल अगल है, मगर अंदर कैसे आई? क्या कर रहे हो तुम? तो चलो यहाँ से, कहाँ ना जाओ। महिला की कोई प्रतिक्रिया न देखकर सुरेंद्र आगे बढ़ा और उसका हाथ खींचकर उसे दुकान से निकालने की कोशिश में दूर छिटक कर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जलता कोयला छू लिया हो। अपने उसी दुखते हाथ को पकड़े वो बोला, कौन हो तुम? कहां से आ गई अंदर? अचानक दुकान की बल्ब 2-3 बार जल बुझकर स्थिर हो गई और उस अंधेरे उजाले में सुरेंद्र ने देखा वो महिला फावड़ा जमीन पर घिसटते घिसटते उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। वो घबरा उठा, कौन हो? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? सामने आते खतरे को सोचकर उसने खुद को बचाने के लिए उठकर भागना चाहा, मगर तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकल आए जिसने उसके शरीर को जकड़ लिया और महिला सामने आ गई। कोयला, कोयला, बहुत सारा कोयला। नहीं, ऐसा मत कीजिए। महिला के हाथों से फावड़ा शून्य में लहराया और अगले ही पल सुरेंद्र की चीख जैसे दुकान में ही दबकर रह गई और उसकी गर्दन कटकर अलग हो गई। फड़फड़ाती हुई मछली की तरह उसका शरीर कुछ देर हिलता डुलता रहा और फिर शांत हो गया। महिला ने सुरेंद्र का सिर अपने हाथों में उठाया और दुकान के बीचों बीच खोदे हुए उस गड्ढे में उसे फेंक दिया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
काला धुआं बनकर उस तस्वीर के अंदर समा गई। और आश्चर्यजनक रूप से दुकान की शटर अपने आप बंद हो गई। सवेरे जब दुकान का मालिक दुकान में लौटा तो शटर में ताला न लगे देखकर चौंक उठा। फिर भी उसने जैसे ही शटर खोलकर अंदर प्रवेश किया, चीख कर वो जैसे बाहर कूद आया। आसपास के लोग भी उसकी इस आवाज को सुनकर चौंक पड़े थे। दौड़कर सब वहां पूछे, कौन है, कौन है? सुरेन ही तो लग रहा है, मगर किसने मारा उसे ऐसे? बाकी लोगों ने अंदर जाकर देखा, सुरेन की लाश पड़ी हुई थी, मगर उसका सिर। बाकी लोगों ने जब और खोजबीन की तो पाया दुकान के ठीक बीचों बीच एक गड्ढे में सुरेन का कटा हुआ सिर रखा था। मगर इतनी बेरहमी से किसने मारा उसे? थोड़े समय बीतने पर पुलिस आई। काफी तफ्तीश खोजबीन की गई और जब कोई सुराग न मिल पाया तो पुलिस ने यही केस बनाया कि रात में चोरी की नीयत से कोई दुकान में घुसा था और सुरेन से उसका हाथापाई होते समय उसने उसकी गर्दन काटकर उसका मर्डर कर दिया। मगर पुलिस को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुकान में इस तरह से गड्ढा किसने खोदा था। स्कूल तो लौटते हुए रंजन दुकान में गया और दुकानदार ने उसे फ्रेम की हुई तस्वीर पकड़ा दी। पैसे देकर रंजन तस्वीर लेकर घर आ गया। घर में एक दीवार में खीला ठोककर तस्वीर को लगा दी। हाँ, कांच लगने से तस्वीर बड़ी सुंदर लग रही, मगर कुछ देर तक तस्वीर को देखते रहने के बाद उसे बहुत थकावट लगने लगी। नींद आ रही है कहकर लाइट बुझाकर अपने कमरे में जाकर वो सो गया। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज नहीं। तभी अचानक बिना हवा आंधी के तस्वीर अपने आप जैसे हिलने लगी और उस तस्वीर से निकल पड़ी एक काले धुएं की लकीर, जिसने धीरे धीरे एक औरत का रूप लिया और वो औरत धीरे धीरे रंजन के कमरे में जा पहुंची और उसके कानों के पास अपना मुंह लेकर बोल उठी, कोयला, बहुत सारा कोयला। हड़बड़ाकर उठ बैठा रंजन, मगर ये क्या, आसपास तो कोई नहीं। हाँ, लगता है भ्रम हुआ या सपना देखा। सोचकर फिर से सोने ही जा रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। हाँ, ये आवाज कैसी बाहर से आ रही है? उठकर बाहर का दरवाजा खोलकर देखा, तब तक आवाज रुक चुकी थी। फिर भी अच्छे से निरीक्षण करने के लिए बाहर की लाइट भी जला ली, मगर कुछ भी नहीं था। हाँ, दरवाजा बंद करके रंजन अपने बेड पर जाकर फिर से लौट गया, मगर लेटने से पहले अगर उसने एक बार तस्वीर की तरफ देख लिया होता तो उसे पता चलता कि फोटो फ्रेम उस वक्त खाली था। कमरे में बैठकर प्रसन्नजीत कुछ पुराने अखबारों को खंगाल रहे थे। ये सभी 1905-1906 के पुराने अखबार थे, अंग्रेजी के अखबार, जिन्हें शहर की एक बड़ी लाइब्रेरी से वो लेकर आए थे। कुछ विशेष खोजना चाहते थे और खोजते खोजते 1906 साल के अखबार में एक आर्टिकल ने उनकी नजरें थमा दी। आर्टिकल इंग्लिश में था और अगर उसको हिंदी ट्रांसलेट किया जाए कुछ ऐसा आता है कि 1905 साल में आर्ट कॉलेज के एक विद्यार्थी रॉबर्ट ने एक तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर को अभिशप्त तस्वीर के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट कोयला खदान में जाकर वहां के श्रमिकों की तस्वीर बना रहे थे। वहीं पर कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्हीं में से एक महिला भी थी और उस महिला की ही वो तस्वीर बना रहे थे कि तभी अचानक उस भयानक आवाज का कारण था कोयले की खदान धसक गई थी और बहुत सारे भारतीय श्रमिकों के साथ साथ वो महिला भी मिट्टी में दब गई थी। आसपास के मजदूरों ने कोशिश की, मगर कोयला खदान का मालिक ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की उन लोगों को बाहर निकालने की और उस महिला के साथ साथ बहुत सारे लोग उस एक्सीडेंट में जमीन में दबकर मर गए थे। वो तस्वीर भी अधूरी ही थी। इस घटना के करीब 6 महीने बाद अचानक रॉबर्ट के कमरे से बहुत ज्यादा दुर्गंध आने पर आसपास के पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की
और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो रॉबर्ट का सड़ा गला शरीर उन्हें मिला, जो एक पेंटिंग के सामने बैठा हुआ था। शायद वो ये पेंटिंग बना रहा था। आसपास पेंटिंग बनाने का सामान भी चिटका था। पेंटिंग एक बहुत ही भयानक सी महिला के चेहरे की थी। कांच पर लगे दाग से ऐसा लग रहा था वो खून का ही दाग था। पेंटिंग का विषय भी बड़ा अजीब था। एक भयानक चेहरे वाली महिला हाथों में फावड़ा लिए खड़ी है। जमीन से बहुत सारे हाथ निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथ जमीन फोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। और आसपास बहुत सारे धुएं की कुंडलियां फैली हुई थी। रॉबर्ट की मौत कब हुई थी, इस बात का पता लगाने के लिए जब फॉरेंसिक जांच की गई तो सब चौंक उठे। 1 हफ्ता पहले ही उसका शरीर रक्त शून्य होकर उस कमरे में पड़ा हुआ था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो तस्वीर उसके सामने थी वो पिछली रात ही बनाई गई थी और उस पर खून के दाग भी थे। बाद में रॉबर्ट की पत्नी ने उस तस्वीर को म्यूजियम को भेज दिया। इसके बाद जोनाथन नाम के एक व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे देकर म्यूजियम से वो तस्वीर खरीद ली, मगर आश्चर्यजनक रूप से उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर एक संस्था ने इसे लिया और उसकी बहुत सी कॉपियां बनाकर बेची, और उन कॉपीज को जिसने खरीदा उनकी भी असामान्य रूप से मौत हो गई। तब से इस तस्वीर को अभिशप्त कहा जाने लगा है। कोशिश की गई थी इसकी सभी कॉपीज जला दी जाए, मगर इतनी कॉपी बनी थी कि उसकी कितनी कॉपियां बची हुई हैं ये पता नहीं चला। बाद में एक प्रसिद्ध चित्रकार अल्बर्ट डिकोस्टा ने कहा था, फोटो को अगर गौर से देखा जाए तो जिस महिला की तस्वीर बनी है वो ऐसा लगता है आपकी तरफ देख रही है। उनके शब्दों में ये एक जिंदा तस्वीर है। न्यूज़पेपर एक हाथ में पकड़े पकड़े प्रसन्नजीत ने रंजन को फोन किया, मगर कई बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं होगा। उन्होंने कहा, रंजन फोन नहीं उठा रहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। रात के 2 बज रहे हैं, इस समय तो सो ही रहा होगा। पर जो कुछ भी मैंने डिस्कवर किया है ये जब तक उसे नहीं बता देता तब तक मैं निश्चित नहीं हो पाऊंगा। फोटो बहुत अजीब है ये तो मैंने जान गया था, मगर ये अभिशप्त है ये तो मुझे पता नहीं था। कितनी अजीब घटना है। भारतीय मजदूर जमीन में दब रहे थे और अंग्रेजों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसी कितनी ही दर्दनाक घटनाएं उस समय हुई होंगी। पर मुझे रंजन को बताना ही पड़ेगा, उसे सावधान करना ही पड़ेगा। अचानक बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। चौंक उठे तो प्रसन्नजीत, कौन कौन? मगर कोई जवाब न आया। पर हाँ, दरवाजे की दस्तक और तेज होने लगी। ओह, इतने रात को कौन आया? कहकर उन्होंने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई भी नहीं था। मुड़कर दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि देखा जमीन में कुछ पड़ा हुआ है। कागज में मुड़ा हुआ कुछ था। उसे हाथों में उठाकर अंदर आकर दरवाजा बंद किया, और जैसे ही कागज हटाया चौंक पड़े थे वो। ये तो वही तस्वीर है जो रंजन ने उस दिन खरीद कर लाया था। ये क्या? ये तस्वीर मेरे घर में कैसे आई? और बाहर भी तो कोई नहीं था। फिर कौन रख के गया इसे? और दरवाजा कौन खटखटा रहा था? अचानक घर की लाइट अजीब तरह से लपलपाने लगी, और उस जलती बुझती लाइट में जब फोटो की तरफ देखा प्रसन्नजीत चौंक उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे फोटो फ्रेम के अंदर उस भयानक से चेहरे वाली महिला धीरे धीरे हरकत कर रही। घबरा कर उस फोटो को पास की जमीन पर दे मारा उन्होंने, परंतु जमीन से टकराने के बाद भी वो तस्वीर हवा में अपने आप लहराने लगी और आकर प्रसन्नजीत के चेहरे के ठीक सामने हवा में तैरने लगी। प्रसन्नजीत चौंक उठे। ये क्या? तस्वीर जमीन में गिरने के बजाय हवा में कैसे लहरा रही है? ये कैसे हो सकता है? तभी आवाज गूंज उठी वातावरण में, कोयला। और वो तस्वीर अचानक प्रसन्नजीत के चेहरे पर जोर जोर से आघात करने लगी। चोट खाकर बिलबिला उठे थे प्रसन्नजीत। कांच टूटकर जमीन पर छिड़क रहे थे। और तभी तस्वीर में से काला धुआं बाहर निकला और धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गया। महिला ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फावड़ा हवा में लहराया और एक जोरदार वार कर दिया प्रसन्नजीत के गले पर। तड़प उठे से प्रसन्नजीत प्रतिवाद करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं था। थोड़ी ही देर में पूरा घर खून से सन उठा।
और तभी वो महिला उस खून से चलते हुए कांच के टुकड़ों को समेटकर काली कुंडली में परिवर्तित होकर तस्वीर के अंदर प्रविष्ट हो गई। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही रंजन जैसे चौंक उठा। स्कूल के दरवाजे पर ही बहुत सारे शिक्षक और कुछ छात्र झुंड बनाकर खड़े थे। उनके वहां पहुंचते ही एक मास्टर बोल पड़े, अरे रंजन जी, सुना आपने? प्रसन्नजीत मास्टर जी की रात में हत्या हो गई है। वो तो आपके सीनियर थे ना? सुनकर रंजन जैसे आसमान से गिरा। क्या क्या कैसे कब? कल रात को काफी बार उन्होंने मुझे कॉल किया था, पर मैं सो गया था। आज सुबह से मैं कई बार कॉल लगा रहा हूं, मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है। क्या पता, कल रात को घर पर अकेले ही थे। उनकी पत्नी और बच्ची उनकी सास की तबीयत खराब होने के कारण उन्हीं के घर में थे। सवेरे जब पत्नी बच्ची के साथ लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। घबराकर जब अंदर गई तो भयानक दृश्य देखा। फर्श पर प्रसन्नजीत जी की लाश पड़ी थी। गले में गहरा घाव का निशान था। आसपास बहुत सारे न्यूज़पेपर बिखरे पड़े थे, मगर खून से गीला हो जाने के कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या थे। पोस्टमार्टम कर लाश अभी लाते ही होंगे। कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस में उनकी लाश ले आई गई। कुछ शिक्षकों ने मिलकर लाश को बाहर निकाला। लाश के चेहरे से कपड़ा हटाते ही आसपास का वातावरण जैसे बहुत भारी हो गया। बच्चे बिलख कर रो पड़े। रंजन की आंखों से भी कुछ बूंद आंसू निकल आए। तभी इंस्पेक्टर वहां आए और बोले, आप में से रंजन कुमार कौन है? जी मैं हूं। आपको रात में इन्होंने काफी फोन किए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आपको? जी मुझे भी पता नहीं सर, रात में मैं सो गया था। सवेरे मैंने उनके मिस कॉल देखे। असली में पिछले दिनों मैं एक पेंटिंग खरीद कर लाया था। उस पेंटिंग के बारे में मैंने उन्हें बताया था। उन्होंने कहा था काफी पुरानी पेंटिंग है, कुछ खोजबीन करके बताएंगे मुझे। फिर बताया था कि अंग्रेजों के समय की कोई पेंटिंग है और काफी ऐतिहासिक है, थोड़ी और रिसर्च करके मुझे बताएंगे। शायद उसी के विषय में कुछ बताना चाह रहे हो। ठीक है, आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम आपको पुलिस थाने बुलवाएंगे। जी जी बिल्कुल सर। शाम को घर पहुंचने पर उसने देखा नौकरानी जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल रही है। वो बोल पड़ा, क्या हुआ दीदी, काम हो गया, जा रहे हो? हाँ बाबूजी जा रही हूँ, और एक बात कहे जा रही हूँ, आज के बाद मैं आपके घर काम नहीं कर पाऊंगी। अरे क्या हुआ? मैं तो तुम जितनी तनख्वाह कहती उतनी ही देता हूँ। फिर नहीं, इस घर में मुझे अकेले काम करते डर लगता है। डर किस बात का डर? आप जो वो तस्वीर खरीद के लाए ना, उसमें कुछ है। मैं जब भी उस कमरे में जाती हूँ अजीब सा लगता है। एक दिन घर पहुंच रही थी, मुझे ऐसा लगा वो तस्वीर मुझे देख रही है। कभी कभी तो उसकी आंखें भी हिलती लगती है। एक दिन तो मुझे ऐसा लगा वो अपने फावड़े से कांच फोड़ के बाहर निकल आएगी। और अभी तो मैं आपका खाना और दवाई आपके कमरे में रखने गई थी, बिना हवा के ही वो तस्वीर अजीब सी हिल रही थी। अरे क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रही है, क्या हो गया तुझे? नहीं भैया, बिल्कुल सही बात कर रही हूं मैं। हाँ विश्वास करिए, मैं अब इस घर में काम नहीं करूंगी। आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देना, और आज का सब काम मैंने कर दिया है। और जब तक आप वो तस्वीर इस घर से नहीं हटाएंगे, नहीं, मैं इस घर में नहीं आऊंगी, मैं इस घर में नहीं आऊंगी। कहकर नौकरानी चली गई। रंजन भी कमरे में आ गया। बैग रखकर हाथ मुंह धोकर एक बार उसने तस्वीर को अच्छे से देखना शुरू किया, और तभी उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में कुछ बदलाहट है। हाँ, वो जो फावड़े के नीचे का हिस्सा है वो आज कैसा अजीब सा लाल दिख रहा है ना। उसने पिछले समय देखी फोटो को याद करने की कोशिश की और लगा नहीं, ये पहले काला था, अभी लाल कैसे हो गया। और तस्वीर को देखते देखते ही उसका मन जैसे रुआसा हो उठा। सन्नीजीत दा, क्यों मैंने उनको ये तस्वीर दिखाई। तस्वीर को देख के वो रिसर्च में जैसे जूझ उठे थे। आखिर ऐसे अच्छे सीधे इंसान का कौन दुश्मन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से उनकी हत्या करेगा। आज प्रसन्नजीत दा के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगे और मन और दुखी सा होने लगा। रात को खाना खाकर जल्दी सो गया वो।
बहुत थकावट हो रही थी। कमरे में बहुत ज्यादा ठंड सी महसूस हो रही थी। चादर अच्छे से ओढ़कर एक तरफ मुड़कर वो लेटा ही था कि अचानक कुछ आवाजों से उसकी आंखें जैसे खुल गई और आवाजें उसने सिर्फ सुनी नहीं, कुछ देखा भी। देखा सामने बहुत ऊंची ऊंची ढेरियां हैं जिसमें कुछ लोग हैं। एक तरफ एक लकड़ी का घर सा है और उस घर के पास एक आदमी खड़ा होकर दूरबीन से उन लोगों को देख रहा है। अचानक वो आदमी चीख पड़ा, "यो रास्कल्स, तुम लोग बैठ क्यों गया? काम नहीं करेगा, आज रात को तुम लोगों का खाना बंद।" ये शब्द सुनते ही कोयले के उन ढेरों पर बैठे श्रमिक अपने हाथों में टुकनियां कुदाल लेकर दौड़ पड़े। रात को खाना नहीं मिलेगा सोचकर ही उनका शरीर सिहर उठा था। यहां पर काम करने वाले सब कोई तो थे, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे। अंग्रेज साहब की बात सुनकर दौड़ पड़े वो खदान की तरफ। पैरों में कोयले चुभकर खून निकल रहा था मगर कोई भी रुक नहीं रहा था। रात का खाना बंद सुनकर उनका शरीर जैसे सिहर उठा था और उनके इस हरकत को देखकर होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए अंग्रेज ऑफिसर चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 15-16 साल के लड़के निकल आए। उनमें से एक उस अंग्रेज अफसर का बेटा था। वो उसके पास आकर बोला, फादर, मीट माई फ्रेंड हल्बर्ट, ही इज वेरी गुड पेंटर, ही वांट टू क्रिएट स्केच फॉर आवर कोल माइन। Oh, come my boy, come, sit. Taran, take some tea for him. Sit, son, sit. अंग्रेज साहब का लड़का वहां से चला गया। अब वो बालक बैठकर पेंटिंग बनाने लगा। उसका ध्यान काम करते हुए लोगों पर था और उसके कान में बार बार अंग्रेज ऑफिसर की धमक आ रही थी, "Hey, you rascals! कोई भी अगर काम ढंग से नहीं करेगा तो आज रात का खाना बंद।" उसकी बातें सुनकर सभी घबराए हुए दौड़े चले जा रहे थे। अचानक अल्बर्ट की नजर एक महिला पर पड़ी जिसके हाथों में एक फावड़ा था। फावड़ा लेकर वो खदान में उतर ही रही थी। उसे देखकर अल्बर्ट अपनी स्केचिंग करने लगा मगर वो काम करते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके सामने खड़े कुछ लोग टुकनी लेकर खड़े थे जो उससे कोयला मांग रहे थे। स्केच बनाते बनाते अल्बर्ट ने देखा उस महिला के हाथ पूरी तरह से छिल चुके थे। महिला की इस दयनीय दशा को देखकर अल्बर्ट का दिल भर आ रहा था मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी वो स्केच बना ही रहा था कि अचानक एक जोर की आवाज हुई और हर तरफ अफरा तफरी से मच गई। अल्बर्ट ने देखा जिस जगह वो महिला खड़ी थी वहां पर से फूल उड़ रही थी और चीख पुकार मची थी। उसे समझ में आ गया जहां पर वो महिला काम कर रही थी वहां का हिस्सा धसक गया है और उस महिला के साथ साथ आसपास के लोग भी मिट्टी में दब गए। वो लगभग चीख सा पड़ा, सर हेल्प देम, इट इज अ ग्रेट कोलैप्स, दे विल डाई। डोंट वरी माय सन, दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट डेली हैपन हियर एंड मेनी वर्कर्स डाई, वी नॉट नीड टू सेव देम। वहां से जाते जाते उसने देखा उस जगह पर काफी लोग खड़े होकर रो रहे थे। कुछ लोग मिट्टी हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे परंतु उनके ये प्रयास अपर्याप्त थे। वो चौंक सा उठा था और तभी उसने अपनी पेंटिंग की तरफ देखा। उस महिला का चेहरा खून से अपने आप स्केच हो रहा था और इसके साथ ही चौंक कर नींद से उठ गया रंजन। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तभी उसकी नजर सामने टंगे उस फ्रेम पर पड़ी जिसके अंदर तस्वीर नहीं थी और कमरे में चारों ओर कांच बिखरा हुआ था। वो चौंक कर बोल पड़ा, स्केच कहां गई और ये कांच टूटकर कैसे बिखरा? तभी अचानक उसके कानों में घर से बाहर कुछ आवाजें आने लगी और एक फुसफुसाहट की आवाज, कोयला, कोयला। अचानक बाहर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था पर कुछ काला सा धुआं कमरे में प्रविष्ट हो रहा था और तभी वो काला धुआं बदल गया उसी महिला के स्वरूप में जिसके हाथों में फावड़ा था। वो महिला धीरे धीरे पास आते हुए अपने हाथ ऊपर करके रंजन के गले को निशाना करके अपने फावड़े से वार करने ही वाली थी। तभी जैसे बदन में बिजली की पूर्ति से आगे रंजन के वो बेतहाशा घर से बाहर दौड़ पड़ा। बाहर सड़क पर घना अंधेरा और सन्नाटा था। खाली पांव वो धड़धड़ाते हुए दौड़ता चला जा रहा था और बार बार उसके कानों में वही आवाज आ रही थी, कोयला,
कोयला, बहुत सारा कोयला। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। वो महिला जैसे बिजली की गति से उसके पीछे दौड़ती चली आ रही थी, अपने हाथों में वही फावड़ा लिए। और उसके गले से वही एक शब्द आ रहा था, कोयला, कोयला। दौड़ते दौड़ते अचानक किसी चीज से टकराकर सड़क पर भड़ाम से गिर पड़ा था रंजन। आंख खोलते ही उसके कानों में घंटी की आवाज पड़ी, जिससे वो चौंक उठा। उठकर उसने देखा वो एक मंदिर के प्रांगण में था। उसे उठते देखकर पंडित जी ने घंटी बजना बंद किया और उसके पास आकर बोले, कैसे हो बेटा, अब ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? भोलेनाथ की कृपा से तुम यहाँ पहुंच गए, वरना वो तो तुम्हें मार ही डालती। मतलब आप सब कुछ जानते हैं? बाबा जो भी मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर मेरा भ्रम? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे चारों जैसे अंधेरा छाया हुआ है। और वो कोयले खदान का सपना, वो जो भी देखा था तुमने सब सच है बेटा। उस तस्वीर में एक अभागी महिला की आत्मा अटकी पड़ी है, बहुत दर्द सहकर मरी थी बेचारी। किसी ने नहीं उसकी मदद की, यहाँ तक कि जो उसकी तस्वीर बना रहा था उसने भी कोई मदद नहीं की। इतने सालों बाद भी उसकी बदला लेने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए उस तस्वीर में वो बार बार जाग उठती है। मगर आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? तुमने मकर संक्रांति मेले से जब ये तस्वीर खरीदी थी, मैंने तुम्हें तभी देखा था। और क्या बाबा? और देखा था तुम्हारे चारों ओर घूमते उस काले धुएं को, उसे तुम नहीं देख पाए थे। मैं तभी समझ गया था वो एक अशरीरी शक्ति है। और कल रात भागते भागते तुम भोलेनाथ के इस मंदिर के सामने आकर गिरे थे, इसलिए वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकी। और तुम शायद नहीं जानते हो, जिस दुकान में तुमने ये तस्वीर ठीक करने दी थी, उसके एक कर्मचारी को और तुम्हारे शिक्षक मित्र को भी उसी ने मारा है। मेरे एक अविश्वास के चलते इतनी सारी जानें चली गई। पहले जब मैं तस्वीर लेकर आया था तो मेरे एक विद्यार्थी ने कहा था, फिर घर के सामने गड्ढा और उसमें पड़े कोयले, और फिर मेरी नौकरानी उसने भी कहा था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। काश अगर मैंने विश्वास कर लिया होता तो इतनी सारी जानें नहीं जाती। बाबा मंदिर के अंदर गए और वहां से एक लड्डू लाकर रंजन को देकर बोले, तुम एक काम करो बेटा, तुम इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। हाँ, मैं तुम्हें भोलेनाथ का एक ताबीज देता हूँ, वो ताबीज लो और यहाँ से चले जाओ बेटा, यहाँ से दूर चले जाओ। तुम इस मंदिर में सुरक्षित हो, और बाहर जाओगे तो वो फिर से आक्रमण करेगी। उससे ये ताबीज तुम्हारी रक्षा तो करेगा, पर तुम चले जाओ बेटा, चले जाओ। यहाँ से चले जाऊं? मैं तो यहाँ के सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मेरा काम है यहाँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबा क्या और कोई उपाय नहीं? एक उपाय है, तुम्हें इस तस्वीर को यज्ञ बंधन करा के आज ही किसी कोयले की खदान के अंदर डाल के आना पड़ेगा। मगर वो तस्वीर की तो कांच टूट गई है बाबा, और फ्रेम में तस्वीर भी तो नहीं थी। वो फोटो तुम्हारे घर में ही कहीं पड़ी है, तुम थोड़ा सा खोजोगे तो उसे पालोगे। और हाँ, आस पास पड़े कांच के टुकड़ों को भी यहाँ ले आओ, तब तक मैं यज्ञ का आयोजन करता हूँ। मैंने तुम्हारे हाथों में ताबीज बांध दिया है, तुम दिन में जाके वो तस्वीर ले आओ, तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चिंता मत करना। पंडित ने रंजन के हाथों में ताबीज बांध दिया। रंजन सूरज उगने के बाद अपने घर पर गया और देखा घर के एक कोने में वो तस्वीर पड़ी थी और एक तरफ फ्रेम, साथ ही कांच के टुकड़े। सब कुछ समेट कर रंजन मंदिर में आया। पुजारी ने यज्ञ संपन्न करके उस तस्वीर को काफी सारी मौलियों से बांध दिया। फिर पंडित बोले, जाओ इस तस्वीर को वहीं डालाओ जहां से इसका इतिहास शुरू हुआ था, जाओ इसे वहीं डालाओ। और हाँ, एक बात याद रखो, आते समय भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। तुरंत ही वहां से अपने घर निकल पड़ा रंजन। कुछ सामान और एक बैग में वो फोटो लेकर उसने बस पकड़ी और पास ही के एक बड़े से कोयला खदान में पहुंच गया, जहां कोयला खदान के मालिक की अनुमति लेकर खदान के अंदर गया और वहां के कर्मचारियों से नजर बचाकर एक बड़े से गड्ढे के अंदर उसने वो तस्वीर डाल दी और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डालकर चुपचाप अपने
स्कूल की तरफ लौट आया रंजन। करीब 3 महीने बाद कोयले के उस खदान में रात को काम चल रहा था। सभी अपने काम में व्यस्त थे कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। सब लोग उस ओर दौड़े। खदान का मालिक भी वहां गया। टॉर्च की रोशनी में उन लोगों ने देखा एक मजदूर के पैरों से अनवरत खून निकल रहा था। लोगों ने रस्सी डालकर उसे ऊपर खींचा और ऊपर आते समय वो अपने हाथों में एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग लेकर आया। ऊपर आकर वो बोला, नीचे कांच था, इससे मेरा पैर कट गया है। कोयला खदान के मालिक ने बैग को खोलने के लिए कहा। खोलकर देखा गया, उसके अंदर एक तस्वीर थी, एक टूटा फ्रेम और कुछ कांच के टुकड़े। तस्वीर पर बहुत सारी मौली बंधी थी। मालिक ने उसे अपने हाथों में लेकर देखा और बोला, बहुत सुंदर है ये, एंटीक पीस लगती है। जाकर इसे फ्रेम करवाऊंगा और फिर अपने घर में रखूंगा। आसपास के श्रमिकों ने उससे पूछा, इसमें है क्या? उसने बताया, इसमें तो एक फावड़ा हाथ में लिए महिला की तस्वीर है।